प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। ये पिछले कुछ दिन से जो मामला चल रहा है, अली मीन गंडापुर साहब की वजाहत कुंडी साहब आपने कल भी सुनी, आज भी सुनी। आज उन्होंने दोबारा वजाहत दी है और वो कह रहे हैं कि वो उसी रूट पर गए थे। आज उन्होंने सबूत दिए हैं। उन्होंने कहा मेरे पास पर्चियाँ भी हैं और मेरे पास जो है वो टोल प्लाजा पे जहाँ जहाँ रुके हैं पेट्रोल डलवाया है। तो मेरी कहानी को झूठ मत जाने। आप कैसे कह रहे हैं कि विकेट के दोनों जानिब वो खेल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप मेरे बयान देख लें। जब मैं अपने पुलिस के शहीद के जनाजे पे था जी, उधर ही मैंने एक प्रेस टॉक की थी जी, उसके क्लिप्स उठा लें। मैंने खुद साख्ता रुपोशी है, हाँ, यही थी ना। और ये सारे चीख चला रहे थे कि नहीं हमारा सीएम अगवा हो गया है, गिरफ्तार हो गया। किसी के पास कोई भी इनकी वो नहीं थी, फुटेज नहीं थी। गिरफ्तार करके ले जाना था ना KPO से बाहर, न गिरफ्तारी की है न कोई और फुटेज है। तो मैंने कहा था ये जो है इनकी खुद साख्त रुपोशी है। ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो है दोनों तरफ को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए इन्होंने डी चौंकाना था ना। ये रूपोश थे या मेहमान थे? खबर क्या थी आपके पास? रुपोशी और मेहमान में थोड़ा बड़ा कोई दरमियानी, रूपोश तो बंदा खुद रूपोश होता है ना। बस इसका दरमियानी कोई वो निकाल लें। ये आपके पास खबर थी या आपका तज्जिया था उस दिन? नहीं, मैं देखें इसलिए कि ये कह रहे थे कि जी FIR होनी चाहिए, उसके भाई कह रहे थे, उसके तमाम लीडरान कह रहे थे। उसके बाद KP असम्बली के इजलास समय पेशावर मौजूद था, करारदाद पेश कर रहे थे कि हम करारदाद पेश करते कि हमारा वो जो है अगवा हो चुकी है। और एक कमेटी बना रहे थे स्पीकर साहब। और मैं आज भी कहूँगी वो कमेटी बनाएं ताकि वो आपके CM का झूठ तो पता चल जाए कि वो जो है मैं तो अभी मशवरे में हूँ कि मैं एक लेटर लिखूँ ऑस्कर अवार्ड वालों के, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ये फ़िल्म का एक सीन हो सकते हैं। आज मुझे पिछली स्पीच और आज की स्पीच में मुझे बताएं, 12 ज़िले घूम के आए और पत्नी क्या क्या था। अब पहले तो वो छुपा रहा, पहले शेड के नीचे, आज वो किसी चौकी में चला गया। अब चौकी से बाद जब तीसरी किस्त आएगी तो शायद किसी और जगह हो। अभी चौकी पता नहीं किसकी थी। नहीं, रूट तो उन्होंने वैसे ठीक बताया। अगर आप मार्गला से चलें और पीर सुहावा पहुंच जाएं तो साथ ही KP शामिल। देखिए हर जो है, मैं क्या बोलूँ, बंदा जो किसी चीज़ से नावाकिफ़ था, हर कोई कह रहा था कि ये पहली स्पीच में अगर ये कहता कि मैं दामनिको से उधर अपने बाउंड्री में घुस गया तो उसकी कोई बचत हो जाती। तो इसने 12 ज़िले बताए कहाँ से थे। देखें ये तो मतलब है कि एक अपने लोगों को अब वो अब झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल रहे हैं। देखें जब से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, जब ये लाहौर नहीं पहुँच सका, पिंडी नहीं पहुँच सका, पिंडी में लोग कह रहे थे आगे बढ़ो, कह रहे थे पीछे जाओ, यही था ना बुरहान पे, ठीक है। इस दफ़ा भी देखिए अपने लोगों को एक पॉइंट पर छोड़ गया, डी चौक पे गया, कहा बस हम यहाँ पहुँच गए, हमने लाइन टच कर ली है। भाई आए किस लिए थे? इमरान खान अगर कोई शख्स नहीं आए किस लिए थे? एजेंडा क्या था? एहतजाज था। तो कौन सा एहतजाज वहाँ पे किया? कौन सा जलसा? तो एहतजाज ही किया ना सर। नहीं डी चौक पे कौन सा एहतजाज? देखो इन्होंने सब कुछ चेंज। इनका तो एजेंडा ये था कि खुदा न खास साहब ने SCO के इजलास को सबोताज करना है। इनके इंफॉर्मेशन जो एडवाइज़र हैं उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पर लेके आना था, उससे यहाँ पे खिताब करवाना था। इन्होंने हमेशा मुल्क दुश्मनी की है, चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से वो करवाएं, SCO को सबोताज करें, PM मलेशिया के विज़िट को सबोताज करें। IMF के पास हम गए तो इन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिए। जब हमने इनको पिछली अदम एतमाद की हुकूमत जब हमारी आई थी, अदम एतमाद के बाद इनको जब हमने टेबल पे बिठाया, इन्होंने 9 मई कर दिया, मुज़ाकरात की टेबल जब बैठे हुए थे। उससे पहले अगर आप देखें डी चौक पे जब शी जिनपिंग आ रहे थे चाइना के पास, इन्होंने जो भी पाकिस्तान के साथ चीज़ें नथी होती हैं हमारी सलामती के साथ, इनकी जब हुकूमत थी, पाकिस्तान की सलामती की जब भी मीटिंग आई, एक शख्स गैर हाज़िर होता था जिसका नाम चीफ एडिटर पाकिस्तान तो इमरान खान था। अपोजिशन ही बैठी होती थी। आज की साइंस है पूरी दुनिया में, वो तो जब भी कोई इवेंट होता है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो या कोई किसी जगह पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उस मौके पर एहतजाज किया जाता है ताकि पूरी दुनिया इस मौके पर उनकी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो इसको आप इस अंदाज में क्यों नहीं देखते? हो सकता है कि वो अपनी आवाज़ को हाईलाइट करने के लिए इस मौके पर एहतजाज को, ये तो आपने बड़ा कर दिया, हुकूमत ने बड़ा कर दिया इसको सारी तरफ से बंद करके। देखिए ये नहीं था, एक बार आप हर जगह पर एहतजाज होते हैं, पार्लियामेंट UK की पार्लियामेंट के बाहर भी होते हैं, हर जगह पर होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एक प्रॉपर उनका, हम भी अक्सर जाते हैं विजिट करते हैं, आप UN में भी देखते हैं, बाकी जगह उनका एक प्रॉपर एहतजाज होता है। वो कोई गालम गलोच करते हैं या इनकी तरह ही काम करते हैं, या इन्हें देखो इनका तो हमेशा हर एहतजाज में इनको फ़ायदा होता है। ये गैर कानूनी असला स्मगल करते हैं अपने जलूसों में। ऐसे इलीगल जो लोग हमारे मुल्क में रह रहे थे उनको यहाँ पर जो हर पाकिस्तान के हर कोने में सप्लाई कर रहे होते हैं, पहुँचा रहे होते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर, जिधर भी जलसा उनका जो है वो
खेप तैयार होती है, उनको अपने जुलूस में ले आते हैं और यहाँ पर जो है ना करते हैं। अब इलीगल असले कौन गवाही देता? कोई भी कोई अच्छा काम हो, ये बता दें कि मुझे अच्छे काम में, सियासी काम में अदालतों ने बुलाया, हर बुरे काम में अदालतों ने इसको बुलाया सीएम। लेकिन विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला डी चौक कैसे पहुंचेगा? फिर तो उसे वहीं से वापस हो लेना चाहिए था। वापस हो गया ना, वहाँ से लोगों को छोड़ा, उनको बोला कि मरगल रोड खुले, आप आ जाओ। किसने कहा? जो विकेट की दूसरी तरफ था, वो उसको हम पहचान रहे कौन थे, अभी वो जो उसका चेहरा धुंधला थोड़ा सा। विकेट की दूसरी तरफ तो आप ही हैं, हुकूमत है, और कौन है? नहीं, देखें, विकेट जो क्रिकेट खेली जाती है, शहबाज शरीफ ने ट्रैप किया। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड में। अब वो जो खिलाड़ी हैं, उनके थोड़े से चेहरे धुंधले, जब उनके साफ हो जाएंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये जब आए, इनका जुलूस नहीं आया, इनको सिर्फ सेफ पैसेज दी गई। डी चौक आए, लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनको बोला हम पहुँच गए, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए KP हाउस। मैंने आप लोगों के साथ काम कर लिया, अब मैंने विकेट की दूसरी तरफ खेलना है, तो मैं KP हाउस जा रहा हूँ। तो और उसके बाद जो हुआ, ये दो तीन ये जो इनविटेशन था, ये किस मकाम पर आया? ये इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद इनविटेशन आया? नहीं, इस्लामाबाद से पहले जब ये रस्ते में थे, इनको बोला। लेकिन वो जो कंटेनर्स लगे हुए थे, वो हमने देखी, खंदक के खुदी हुई थी, कंटेनर्स लगे थे, वो तो अपने बलबूते पर देखिए, उन्होंने अगर हटाए ना। स्टेट चाहे और हुकूमत चाहे तो कोई पर भी नहीं मार सकता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस बात पे सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो अरबों या करोड़ों जितने पैसे ये सेफ सिटी पे ज़ाया कर रहे हैं ना, ये बाकी शहरों में ना लगें। सेफ सिटी नाकाम हो चुकी है, रेड जोन जैसी जगह पे सेफ सिटी नाकाम हो चुकी है, तो फिर और किधर चलेगी? जब सेफ सिटी की ज़रूरत होती है कैमरेस की, तो वो ऑफ होते हैं या ख़राब होते हैं। अब मुझे पता नहीं कि इनकी क्या पोजीशन होगी, और शायद मैं भी सेफ सिटी वाले कैमरे बता दें कि वो कहाँ पर चले गए थे, इधर से कहाँ पर गए थे। मुझे इस जो इन्होंने ये जो बयानियाँ बताए, मुझे इस पर भी 100% शक है कि यह बयान दुरुस्त नहीं है। आपके ख्याल में ये रूपोश, आपने कहा रूपोशी थी, खुद साख्ता रूपोशी थी, कहाँ थे? KP में हाउस में छुपे हुए थे? नहीं, आस पास हो सकते। इस्लामाबाद में थे? देखें, आप जितने भी बुरे पड़ोसी में रहो, पड़ोसी होती है, तो क्या पता किसी पड़ोसी के पास गए हो, और पड़ोस में आप रडार घुमाए किसी न किसी के, मेरिट में भी हो सकते हैं, किसी और जगह भी हो सकते हैं। आप जहाँ इशारा कर रहे हैं, आप उनके पार्टी के जिस लीडर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका अगली गली में घर है, आप उन्हें ही इशारा कर रहे हैं ना, तो आप ये और किसी के लिए में घर है मुझे नहीं पता। उमर अयूब साहब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि उनका घर है अगली गली में, आप उनकी तरफ इशारा नहीं, मुझे मैं गलत समझ रहा हूँ। उमर अयूब साहब का मुझे नहीं पता घर कहाँ पे और किधर है, लेकिन उमर अयूब तो खैर थे, नहीं टाइम बताएगा किधर थे वो। अच्छा, तो सर अब क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है। इन्होंने जिस तरीके से अपनी पार्टी के साथ अच्छे बच्चे बनकर ड्यूटी दे रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन के दिनों में जब वो रोपोस्ट थे, तो काम रोपोस्ट थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद अचानक उनकी आना, फिर उन्होंने एक मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करा कि अपनी पार्टी के अंदर जो CM के कैंडिडेट थे उनको साइड पे किया, किसी को NA पे ले गए, किसी को फारिग करा दिया। पार्टी के अंदर ये खींचातानी तो सारी पार्टीज में चलती है ना। तो फिर जिस तरीके से CM बने, फिर जिस तरीके से जब सॉफ्टवेयर अपडेट और जो फिर साथ अब एक शख्स एक CM जो प्रॉमिस हो क्या कि मैं 7 घंटे गायब था, वो फिर वही इंग्लिश फिल्म की वो है कि CSO को नहीं पता, स्टाफ को नहीं पता, IB को नहीं पता, KP पुलिस को नहीं पता, उसके ड्राइवर को भी नहीं पता, इसने कोई उसकी जेब से चाबी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की, चला गया। 7 घंटे मैं अपने ज़ाती कामों में मसरूफ़ था। अब वो ज़ाती काम क्या है मुझे नहीं पता। ऐसा जो वज़ीर आला है वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना, वो तो जो PT अपनी पार्टी के लिए नुकसानदेह है, आप उनके खिलाफ फिर इतना क्यों बोलते रहते हैं? वो तो फिर आपकी विकेट के उस तरफ भी खड़े हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के लिए बड़े नुकसानदेह है। मतलब है कि वो इस किस्म के चीफ मिनिस्टर जो कि 7-7 घंटे और 24-24 घंटे जो है वो गायब हो जाते हों। 4 तारीख को गवर्नर साहब आपकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उस मुलाकात का एजेंडा क्या था? मेरी तो अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। नहीं, उस दिन वो तो ख़ास मुलाकात थी ना। नहीं, मेरी 4 तारीख को जो मुलाकात हुई थी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था मेरे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर। मैंने उनको बताया कि मेरे सूबे के लोग ये कह रहे हैं कि PTI ने जो है, इस हुकूमत ने हमारा सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया, और शायद आपने हमारा सूबा PTI के हवाले कर दिया, क्योंकि सीरियसनेस चाहिए, सीरियसनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा फेडरल की तरफ से भी। प्रॉमिस को तो आप छोड़ दें, उसे तो आप किसी चीज़ की भी उम्मीद न रखें। इस वक्त हमारे मेजॉरिटी ज़िले नो गो एरिया बन चुके हैं। उसमें आप जाएँ अपने चैनल के वहाँ पे रिपोर्टर से पूछें, डी खान, टांग, बनू, लकी, आप करक, कोहाट, स्वात की पोजीशन आप देखें जो अभी डेवलपमेंट के साथ जो शुरू हुआ, मर्ज डिस्ट्रिक्ट पाड़ा चिनार का पता करें, सारे नो गो एरिया बन चुके हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ठीक है। तो इनका आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना है कि एक सूबाई जो काबीना का इजलास हो या अपने सूबाई असम्बली के इजलास में कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस किया हो, या इन्होंने कोई संजीदगी? फ़ौज है, हमारे पुलिस वाले सारे लाशें उठा रहे हैं, ये टस से मस नहीं हो रहे, कोई इनकी स्टेटमेंट नहीं आती,
ये लीस्ट बॉदर्ड हैं इस चीज़ के ऊपर। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस सूबे में इस वक्त जो जिस किस्म की करप्शन शुरू है, पाकिस्तान की तारीख में करप्शन नहीं हुई। TMS के मुलाजमीन मेरे पास है कि मैं तनख्वाह नहीं मिली। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर हम एक काम करेंगे, या इनको भत्ता देंगे जलसे जुलूसों के लिए, या हम इनको तनख्वाह देंगे। तो कहते हैं मैं सुबह हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती पैसे ले जाती है जलसे जुलूसों के लिए, तो हमारे पास तनख्वाह और पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। तो जब आपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आपने सूबा PTI के हवाले कर दिया है, तो ये दरख्वास्त भी थी कि PTI से वापस लिया जाए और किसी और के हवाले किया जाए? नहीं, मैंने उनको ये कहा कि आपको जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, बाकी हमारे लोग हैं, इनको संजीदगी, अगर वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपको मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज भी वक्त थोड़ा सा बची है जब ये मर्ज़ जो है ये इसका इलाज हो सकता है। अगर ये इलाज हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर आप जितने भी यहाँ पे कोशिश कर लें, यहाँ पर आके बैठ के भी जाएँ, आप उस मर्ज़ से फिर इलाज नहीं कर सकते। और खुदा ना खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा बदअमन होगा, पुरअमन नहीं होगा, तो आप ये ना समझे कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान तो ऑलरेडी ऐसे है, तो पंजाब और सिंध इससे बच सकते हैं। मेरे बॉर्डर पर बकर भी है, मेरे बॉर्डर पर मेवाली भी है, डेरा गाजी खान भी है, मतलब ये सारे इलाके हैं। तो फिर अगर ये चीज़ यहाँ पर पेनिट्रेट करेगी खुदा न खासा, तो फिर ये आगे भी जाएगी। तो लिहाजा आप गवर्नर राज डिस्कस हुआ था उस दिन सर? नहीं, गवर्नर राज कहीं डिस्कशन में नहीं आया, कहीं ये ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं था? शायद कहीं और उस पर हो, लेकिन मेरे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ये कोई डिस्कशन नहीं हुई। आप ज़हनी तौर पर तैयार थे इसके लिए कि ये एक ऑप्शन हो सकती है? देखिए, जंग में तो फ़ौज हर वक्त तैयार होती है अपने दुश्मनों पर हमले करने की। आपकी राय वैसे क्या होगी अगर ये कहीं तजवीज़ आती है कि हालात ऐसे हैं सूबे के, जैसे आपने खुद एक नक्शा खींचा है हालात का, तो गवर्नर राज क्या बेहतर ऑप्शन होगा? देखें, जो कुछ भी हो, देखें हमने सबसे पहले देखें पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन अगर मेरे सूबे में अमन अमान नहीं होगी, मैं आपको एक और मिसाल, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो CM साहब चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस हैं, उनके अपने डिवीज़न में हमारे जो अदालतें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं दूसरे ज़िले में, टांग से, इनकी अपनी तहसील से, एक और तहसील हमारी द्राबन है, कुलाची है, टांग, उनके सारे दफातर टांग डी खान शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप जब प्रॉब्लम यह है कि सिंध में अगर एक मोबाइल चोरी होता है कराची में, सारी रात आप लगे थे मुराद अली शाह किधर है, मोबाइल चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी, यहाँ पर तो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये देखिए, गवर्नर राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपका सूबा हाथ से जा रहा है, तो आप ये देखेंगे, ये इनके नाच गाने देखे रहेंगे, इनके बड़के देखे रहेंगे, इनके झूठ देखे रहेंगे। जो शख्स अपनी पार्टी के साथ फरेब और झूठ करता होगा वो आप अवाम के साथ। ये नो गो एरियाज तो पंजाब में भी हैं, आप जनूबी पंजाब में चले जाएं जहाँ कच्चे के डाकुओं का राज है, सिंध में नो गो एरियाज मौजूद हैं, बलूचिस्तान में तो बेशुमार हैं। तो फिर तो ये तो पूरा मुल्क का मसला नहीं है सर। और कितना एक सूबाई हुकूमत का कितना इख्तियार होता है? बहुत इख्तियार। देखें कौन सी मीटिंग की आपने, कौन सी पुलिस को वहाँ पर फोर्स किया कि जाएँ वहाँ पर लड़ें? आप तो पुलिस को गला रहे हैं कि आप मरकज़ के खिलाफ लड़ें। आप उनको कह रहे हैं कि हमें मरकज़ पैसे नहीं दे रही, लेकिन आप उनको ये नहीं कह रहे कि 1% ऑफ NFC अवार्ड जो हमें मरकज़ ने दिया है, 600 अरब रुपए हमें मिला है, हमने अपने ऐशों में खर्च कर दिया। आज वैसे कैसे ने कहा हमें हमारे हिस्से के फंड्स नहीं मिल रहे? वो भी मेरे साथ सरकार को बिठा दो, इसको क्या पता है? इसको 600 अरब रुपए, ठीक है, ये 1% ऑफ NFC ओनली फॉर द NFC अवार्ड जो वॉर ऑन टेरर के लिए मिला, ठीक है। उसमें आपने पुलिस को न तनख्वाहें आपने बढ़ाई हैं, न उनके पास असला है, न उनके पास गाड़ियाँ हैं, न PC है, न उनके पास लैब्स हैं, न उनके पास गैजेट्स हैं। वो आपने अगर अपने याशों पे उड़ा दिया है तो उसमें पुलिस का क्या कसूर है? आप पुलिस को पता है ना हमें पैसे मिले, हमने अपने याशों पे उड़ा दिया, हमने अपनी करप्शन की नज़र कर दी है। असद कैसे साहब को क्या पता है कि क्या असद कैसे को बोलें जब आप स्पीकर थे और आपकी हुकूमत थी और आपको वज़ीर आज़म बैठा हुआ था, आपकी जरूरत थी बोलने की कि आप अपने सूबे के लिए फ़ंड ले लेते? उस वक्त आप लोग इस नौकरी उसमें थे कि ऐसे ना हो कि हम कुछ गुस्ताखी कर ले और हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनका लीडर तो ऐसे ही था कि फ़ौरन कहता था बस इसको फारिग कर दो, क्यों मेरे सामने बोल रहे हैं। उस वक्त के वज़ीर आला, उस वक्त की कैबिनेट, उस वक्त के जो आज शोर शराबे कर रहे हैं, उनके बोलने कि आपको 3 सूबे में हुकूमत थी और मरकज़ में आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं NFC अवार्ड करवाया? आपने अपने पैसे क्यों नहीं मांगे? आपने वो 350 डैम किधर गए जिन्होंने बनाने थे? वो 1 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख घर किधर जिन्होंने करने थे? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बातें करते हैं कि हमारे पास ये है। असद कैसर को बोले आपने जिस तरीके से इस कुर्सी की, तो वो आपके तो असद कैसर के तो मुंह पे तो तमांचा मारा है अली अमीन साहब ने। इसे तो FIR दर्ज कराने के मेरा जो है CM गायब हो चुका है, अगवा हो चुका है, ये तो FIR कटवाने जा रहा था ना। नहीं, वो इल्म नहीं था ना, ज़ाहिर है वो रूपोशी थी। मैंने उमर अयूब साहब से पूछा, बात तो यही है ना कि जो शख्स अपने लीडरों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करता नहीं, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि उन्होंने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा किया रब्ता नहीं किया, अगर वो रब्ता करते तो ट्रेस हो जाते, जब तक वो महफूज मंजिल पे पहुंच नहीं गए उन्होंने रब्ता नहीं किया। आपने फ़ोन पे बात की ना, आमने सामने बात करें फिर आपको बताएंगे। नहीं, मैंने उमर अयूब साहब से कैसे बात की? फ़ोन न क्या करें ना, आमने सामने बात करें फिर आपको बताएंगे वो।
अच्छा, फिर सही सही बात बता देंगे। लेकिन वो आप देखें, आपके और हमारे दरमियान कुछ चीज़ें होती हैं जब ऑफ द रिकॉर्ड की बात करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, लेकिन फिर आपकी भी पीटीआई के लोग नाला तो हैं, आपकी भी एक ड्यूटी होती है कि आप बताते हैं कि जी मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, कुछ हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी स्टोरी बता देंगे। सही है। तो अब ये दोबारा एहतजाज का प्लान हो रहा है पीटीआई का, यानी आज फिर कुछ शहरों में, पंजाब के कुछ शहरों में आज अनाउंस हुआ है 11 से लेकर 14 तक। 15 और 16 को तो शायद वो फिर ऐसी होनी है, तो 15-16 को उन्होंने नहीं रखा, लेकिन 14 तक रखा है पंजाब के शहरों में। तो क्या ये फैसला है हुकूमत का, प्रिंसिपल स्टैंड है कि एहतजाज करने ही नहीं देंगे, कंटेनर्स लगाने पड़े, रास्ते बंद करने पड़े, शहर ब्लॉक करने? देखिए क्या एहतजाज है, इमरान खान को छुड़वाने का। एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ तो नहीं मिलना, ठीक है। ये जो एनआरओ ने आईनी तरमीम के हवाले से आईनी तरमीम, देखिए अगर हमारे पास आज मेंबर पूरे होते हैं, हम कल आईनी तरमीम कर लेंगे, ये देखते रहें। ये एक जमहूरी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर हुकूमत का, कि जब आपके पास मेंबर्स पूरे होंगे, आपके पास मेंबर्स हों, आप कोई बिल पास कराना चाहते हैं, आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं। हम 2008 से 13 तक हुकूमत में थे, ठीक है, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने आईनी तरमीम यूनिवर्सली पास की है, ठीक है। नंबर मगर पूरे करने का ये तरीका तो नहीं है ना कि आप उनके एमएनएस को उठाएं, उनके घरों में से लोगों को उठाएं, आप उनको अपने एमएनएस छुपा के रखने पड़ रहे हैं केपी में। बात सुने, एक लाइटर मूड में बात कर लेते हैं। ये हमेशा पीटीआई वाले क्यों बिकते हैं? क्योंकि शायद आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे। नहीं, पैसों की बात नहीं, बिकते क्यों हैं? पहले ऐसे मतलब है कि आप पहले ऐसे लोगों को टिकट दें जो आप हमेशा आपके लोग बिकाऊ माल होते हैं, कोई और पार्टी बिक जाए। लेकिन मैं नहीं कहता कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कि ये बिक रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं। इनकी जो झूठ है, इनका जो फरेब है, उससे वो नाला हो चुके हैं। उनके लोग उनके हल्के में उनसे काम मांगते हैं, ये सारे नाच गाना कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, वो इससे तंग आ चुके हैं। पहले भी एक ग्रुप था ना 20 में, नाच गाना का लफ्ज़ आपने दूसरी मरतबा इस्तेमाल किया, नाच गाना से क्या मुराद है? कहाँ ये जो होते हैं ना डी चौक पे क्या कर रहे होते थे? डांस हो गया, इसकी शेलिंग खा रहे हैं, नाच गाना कहाँ हो रहा है सर? जगह बता दूंगा फिर आपको। अच्छा, ये जो आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं कुंडी साहब, इसमें अब एक आज जो लेटर लिखा है स्पीकर साहब ने, तो अब उन्होंने इस लेटर लिखा है कि जी आप मखसूस नशस्तों का दोबारा फ़ौरन फैसला करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नंबर पूरे नहीं कर सके, अब आप मखसूस नशस्तें इलेक्शन कमीशन से लेकर इस तरह आईनी तरमीम लाना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे बता दें, कोई मंतक बता दें। आप आज एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं पॉलिटिकल पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, आज मैं इलेक्शन कमीशन जाता हूँ 6 महीने बाद, कहता हूँ मुझे पार्टी पसंद नहीं है, मैंने PMLN में जाने इख्तियार में या किसी और पार्टी में जाना है, तो मुझे इजाज़त मिलेगी? नहीं जाएगी। तो फिर कैसे, मतलब कैसे फैसला होगा? देखें, जब आप इस मुल्क को इस तरीके से चलाएंगे, जब पंजाब में अदम एतमाद हो रहा था, ज़रूरत थी, तो कहते हैं पार्टी का हेड फैसला करेगा, अपने वोट किधर डाल दें। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, अब पार्टी का हेड फैसला नहीं करेगा, चंद दिनों बाद पार्लियामेंट। आप मुझे बताएं, अगर एक पार्टी का हेड है जो इलेक्शन नहीं लड़ता है और अपनी पार्टी को लड़ाता है, उन्हीं की वजह सारे MNA MP बने ना, तो फिर एक पार्लियामेंट अगर पार्टी मुझे बनाती है तो मैं तो एक आम MNA MP होऊंगा ना, बाकी तो सारे उसी तरीके से। 63 का तो फैसला आपके हक में आ गया ना सर। ठीक है, अब मुझे बताएं, अब अगर सुप्रीम कोर्ट आज कहे आप और मैं फैसला कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, कि हम, आप कह रहे हैं कि सीटें मेरी बनती है, हम कहते हैं नहीं आपकी नहीं बनती, हमारी बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं आपके दोनों की नहीं बनती, पीछे जो बंदा बैठे उसकी बनती है। मतलब ये रेवड़ी तो नहीं है तो ना, फिर आप नहीं मानेंगे फैसला? हम हमेशा आइन के साथ खड़े होंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका अपना लीडर मुझे आप बता देना। आप और मैं तो इतने, ठीक है, आप और मैं तो इतने ज़्यादा कानून को नहीं जानते होंगे और चीज़ें नहीं होंगी ना। एक बंदा अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसकी अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं था, आज़ाद हैसियत से लड़ा, फिर अपनी पार्टी ज्वाइन की, उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है कि उसके जो है रिजर्व सीटें में कौन है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसे इनको भी सीटें दें और PTI को भी आपस में रेड में बांटें। कोई हक नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि जो अगर काम हमारा है, मैं अपनी जगह एंकर नहीं बन सकता। एंकर बनने के लिए मुझे अपनी कोई जो है वो एक्सरसाइज और अपने कोर्स या कोई चीज़ करनी पड़ेगी, फिर मैं जाके यहाँ पे आऊँगा। और अब जैसे मशहूर एंकर बनने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको सियासतदान बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर हर कोई अपने जुडिशरी में काम करे और अपने इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, मैं समझ सब ठीक हो जाएगा। सही है, लेकिन इसमें एक नुक्ता फिर भी है कि आप ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ने मांगी सीटें लेकिन दे PTI को दी। अगर आप ये कहें कि PTI को नहीं देनी चाहिए थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो दे ही देनी चाहिए थी ना। लिस्ट की तरह भाईजान, अब हमने कहते हैं, मैं आपको बताऊं, हमने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया कि हमने कहा कि हम ये लिस्ट नहीं देना चाहते, हम 1-2 की नाम दे देंगे, 1 का नाम दे देंगे, 2 का, बाकी लिस्ट हम बाद में। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, आपको अपनी लिस्ट देनी पड़ेगी, 10-15 जितने भी है, उसके बाद अगर ऐड करना पड़े ऐड होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लिस्ट ना दें। हमें ये उनका इसमें आर्गूमेंट क्या है? साहिबजादा साहब ये समझते हैं, वो कहते हैं कि ये जो PTI ने अपनी लिस्ट दी थी ये एक इत्तेहाद की लिस्ट थी, और जब इत्तेहाद एक लिस्ट दे देता है तो वो हमारी लिस्ट भी वही लिस्ट है। क्योंकि माजी की में वो मिसाल देते हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमला या कोई और है, कोई इत्तेहाद माजी में हुआ है, तो वो इत्तेहाद की एक लिस्ट होती है, वो हर पार्टी लहदा नहीं देती।
इतिहाद जब होता है, पार्टियाँ आपस में मिलती हैं, उसमें इतिहाद में जो है वो इतिहाद जो वो अगर MMA बनी थी, वो किताब के निशान पर निशान थी। आलू टमाटर और इस पे नहीं लड़े थे जो भी थे निशानात, घड़ी थी या कोई और निशानात थे, मुख्तलिफ निशान पे आज़ाद ऐसी से जो सरकारी तौर पर था वो आज़ाद ऐसे से इलेक्शन लड़े थे, किसी इतिहाद से नहीं लड़े थे। आप देखें, एक ऑफिशियल चीज़ होती है, एक अनऑफिशियल चीज़ होती है। ऑफिशियल चीज़ ये है कि आप एक पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। अनऑफिशियल आप आज़ाद लड़ें, मेरी आपके साथ भी हमदर्दी है, मेरी आपके साथ भी हमदर्दी है, मेरे आपके साथ भी हमदर्दी है, और हम कहते हैं कामयाब होने के बाद मैं आपको भी वोट दूंगा, आपको भी वोट दूंगा, आपको भी दूंगा, लेकिन जब मैं कामयाब हूँ फिर मेरी मर्जी होती है मैं इसको वोट दूँ। तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती। सही है। अच्छा ये बताइए कि PTM पर पाबंदी लगाई गई है, आप इस इशू को, ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बहरहाल एक संजीदा इशू है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सीरियसली, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्टिविटी मैंने इसको प्रॉपरली इसको नहीं देखा, बल्कि मैं आज इसको देखूँगा कि उसे क्यों हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आप इस मुल्क में रह के इस आइन और कानून को फॉलो करेंगे, किसी के अलाकार नहीं बनेंगे, तो बात ठीक है। देखिए, इस मुल्क में अगर कोई जुल्म रियासत की ज़रूरत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नहीं हुआ। आपको जो आइन देने वाला था, मुतफ़िक आइन देने वाला, उसको आपने फांसी पे चढ़ा दिया, उसका आपने अदालती कत्ल कर लिया। 45 साल बाद आप उसको आधा इंसाफ दे रहे हैं, हो तो गया, लेकिन उसके बाद आपने उसकी सज़ा कोई नहीं दी। उसकी बेटी यहाँ पर इसी मुल्क में शहीद हो गई, उसके 2 भाई शहीद हो गए उसके, ठीक है। आपने बहुत से लोगों में, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो सज़ा दे दी। आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब को 12 साल कैद दे दी। आपने फरियाल तालपुर साहब को बेहतर किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी आपने जेल में डाला। डॉक्टर आसिम की आप बात करें, या फिर आप नवीद कमर साहब की बात करें, खुर्शीद शाह साहब की बात करें, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ये अभी तक साल नहीं हुए मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। हमें तो बड़ी, मुझे बताएं कि गफ्फार खान ने कितने साल इस मुल्क में जेल काटी, ये महमूद खान जगरी साहब के वाले साहब ने कितनी जेल काटी इस मुल्क में। नेल्सन मंडेला की मिसाल दे रहे थे 30-30 साल की, लेकिन उसमें देखें तो आप तो 30 महीने नहीं गुजारे, ये सही है, 30 महीने नहीं गुजारे, हाँ। ठीक है, और आप अभी जो है मगरमच्छ के, आप देखें आपके जो करतूत हैं, पहली बात है PTI की बात हो, आपकी जो करतूत हैं आपने उसको भुगतना है, उसको सज़ा मिलनी है, अदालतों ने फैसला करने के। PTM अगर पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानूनी दायरे में रहेगी, हम उनका एहतराम भी करेंगे, इज़्ज़त भी करेंगे। अगर आप अपने जुलूस में, अगर मैं भी अपने जुलूस में अफ़गानिस्तान का झंडा इस्तेमाल करूँ या कोई और झंडा इस्तेमाल करूँ या अपनी रियासत के ख़िलाफ़ नारे मारूँ, देखिए इतने पूरी स्टोरी सुनने के बावजूद भी कभी हमने अपने इदारों के ख़िलाफ़ नारे नहीं मारे। हमने एक जदोजहद की, एक पॉलिटिकल जदोजहद की। हमने ये नहीं कहा कि ऐसे है या वैसे, ठीक। लेकिन अगर आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम करेंगे, उनके आप झंडे उठाएंगे, उन्हीं के कहने पे आप नारे मारेंगे, वो करेंगे अपने मुल्क में रहकर, तो ये चीज़ नहीं होता। आप मुझे बताएं कि वो हमारे भी भाई हैं, ये नहीं है, मतलब ये जो उनकी लीडरशिप है, इन्होंने डी खान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। आप कहते हैं कि हम लर और बर पश्तों के, किसी लीडर ने काबुल में जाके घर बनाया अभी तक? ये कहते हैं ना कि हम उधर भी, और महमूद खान साहब भी ये बात करते हैं। एक लीडर का नाम बता दें जिसने जाके अपने कैपिटल काबुल में जाके घर बनाया हो। नारों पे चीज़ें नहीं होती हैं। हम भी डी खान की, हम कहते हैं हमारा सेकंड होम पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, पंजाब वाले कहते हैं लाहौर हो, KP वाले कहते हैं इस्लामाबाद या पेशावर हो, क्वेटा हो, लेकिन काबुल तो नहीं होगा ना। लेकिन जब ये नारे मारते हैं तो जाके काबुल में घर तो बना लो पहले अपने लिए, तुम्हें उधर जगह मिल रही है। इधर आके जो है ना आप दूसरे के झंडे, आप रहें, आप आइन के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें, आप पॉलिटिकल रहें, हम आपस में डायलॉग करेंगे। लेकिन गवर्नर साहब, लेकिन आप किसी और के झंडे पे काम करेंगे, किसी और का झंडा लहराएंगे, किसी और मतलब के कहने पे इस फौज के खिलाफ बात करेंगे, फौज के खिलाफ और इदारों के खिलाफ ना, ये नहीं है। आप बैठें, आप हमारे पॉलिटिकल, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आपने जेलें काटने की बात की, आपने तरीके इंसाफ की तरफ इशारा किया कि 30 महीने में ये रोने लगे, लेकिन मसला 30 महीने नहीं हुए, भी तो 12 महीने भी नहीं हुए, 13 महीने। अच्छा नहीं, वैसे 2 साल तो चले हो ही गए हैं, जब से 9 मई को चले कम वक्त हुआ है, लेकिन ये सिलसिला तो एक शुरू हो ही गया था ना जब उनकी हुकूमत खत्म हुई है। चलिए अगर शामिल भी कर लें, चलिए 12 महीने भी काउंट कर लें, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास अभी आपने बहुत सारी बातें की, करप्शन की, कि ये करप्ट हैं, करप्शन हो रही है, तो फिर नैब है, एंटी करप्शन है, फिर मुकदमे तो कोई ढंग के बनाए ना सर। ये चारपाई चोरी का मुकदमा, ये खाद की बोरियां चोरी करने का मुकदमा। मैं तो नैब पे बिलीव ही नहीं करता ना। मैं तो पहले दिन आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा, नैब सिर्फ अगवा बरा तवान की इदारा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पार्टियां चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगवा बरा तवान ये है कि अगर आप SDO और मैक्सन हूँ या चीफ हूँ, ये इसी लेवल के होते हैं ना, उनको पकड़ के भी आपने 1 अरब करप्शन की है, आप 50 करोड़ देने, बाकी आपके हलाल हो गए, ठीक है। नैब ने आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने पार्टी बनाने के लिए, पार्टियां तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हुआ। हमने पहले दिन से कहा है,
और जरदारी साहब ने हमेशा कहा कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अब मुझे बताया ना, नैब किसने बनाई थी? मुशर्रफ नहीं बनाई थी ना, पार्टी तोड़ने के लिए बनाई थी ना। तो जब आप इतना कंसेंसस अभी आईनी तरमीम पे डेवलप कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं, हम कहते हैं हमने तो 18वीं तरमीम हमारी, यहाँ पर मसला ये है कि नहीं, हमने 18वीं तरमीम भरपूर कोशिश की थी। हमारे PMLN के दोस्त नहीं मान रहे थे, हमने भरपूर कोशिश की थी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। आज क्यों नहीं मौजूद आपका? आज तो कंसेंसस बहुत सारी चीज़ों पर आप डेवलप कर रहे हैं, करेंगे, हम इस पे भी आएंगे, फिक्र ना करें, आपको इस पे भी उम्मीद करेंगे, मायूस नहीं होने देंगे। नहीं तो अभी तो मौका है ना कि आप कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। आपको तो पता नहीं है कि उनकी शिकें कौन कौन सी हैं, आने तो दें। नहीं, अभी तो जो नैब तरामीम हुई है उससे तो सारे फायदा उठा रहे हैं कि जी ये इस्तिस्ना है, ये 50 करोड़ के जुमरे में नहीं आता है। जरदारी साहब ने भी फायदा उठाया। मैं कहता हूँ कि नहीं होना, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें देखें, अगर जुडिशरी कहते हैं कि हमारे जुडिशल कमीशन ही हमारी इंक्वायरी करता है, या फ़ौज में उनका वो होता है, क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल टाइप होता है, तो सियासतदानों के लिए भी देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी है, बाकी इसको मजबूत करें पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इसमें आप करें, अकाउंटेबिलिटी अपने इदारों की करें और उनको इतना मजबूत करें कि वो सजाएं भी दे सकें, कोर्ट भी भेज सकें। लेकिन ये क्या ड्रामा है कि आपने पकड़ लिया, हम कहते हैं कि आपकी विल के मुताबिक हम आपको वोट दे रहे हैं तो आप अच्छे हो गए, छाने से गुजर गए जी, फैसल कुंडी आप पकड़ लिया जी, अगर हाँ आप इधर वोट देंगे हाँ इससे बेहतरीन बने। चलिए नैब तो आप प्रिंसिपली आप उसके खिलाफ हैं जो भी है, लेकिन ये जो करप्शन हो रही है आपके बकौल खैबर पख्तूनख्वा में, उसका गवर्नर साहब कोई तो फिर हल होगा ना, उसको फिर पकड़ते क्यों नहीं है या रोकते क्यों नहीं है? कोई इदारे तो हैं ना। ये सिर्फ टॉक शोज में बात करना, उसका वो रद्द-ए-अमल टॉक शो में दे देंगे तो फिर नुकसान तो आवाम का हो रहा है। अभी BRT की रिपोर्ट आई है ना, उसमें क्या कहा कि जमन में धुल गए। नहीं फिर एक्शन कौन लेगा? किधर गया बिलियन ट्री प्रोजेक्ट? मतलब अभी देखें, अभी रिसेंटली गंदम में क्या हुआ, देखिए हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं कि ये चीज़ें जो है इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। सज़ाएँ जब इस मुल्क में जब तक सज़ा जज़ा नहीं होगी ना, आप लोग और हम टॉक शो करते रहेंगे और ऐसे पाकिस्तान चलता रहेगा। तो ये सर आप इस वक्त मेजॉरिटी के तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी वाले। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी होने वाली है। नहीं हो जाए, अभी मखसूस नशस्तें मिल गई तो हो जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी हो, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी चीज़ों में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि देखें इस मुल्क में हमेशा, अब अदालतों में देखें पॉलिटिकल केसेस होते हैं, सालों साल चल रहे होते हैं। पिछले जो पार्लियामेंट के केसेस हैं ना, वो आज भी चल रहे हैं। वो उनने 5 साल गुजार लिए, आज भी चल रहा है। फैसला आ जाएगा कोई 2-2.5 साल बाद, कहते वो तो आपका जो पिछला वो था आप ठीक थे, लेकिन टाइम गुजर गया। तो ये बड़ा अफसोसनाक हमारे इसमें। कल मौलाना आए थे ईवान सदर में, उस एक मीटिंग भी हुई, बिलावल साहब थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, मतलब तमाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। मौलाना को नहीं मनाया जा सका, क्या वजह है इसकी? मान जाएंगे, रुकावट क्या है? देखिए पॉलिटिक्स जो है उसमें डायलॉग्स होते रहते हैं, तो डेफिनेटली आईनी तरमीम है, उसमें कुछ उनकी हैं, कुछ हमारी हैं, कुछ PMLN की हैं। अब उसमें यह है कि कुछ पे एग्री करेंगे, कुछ पे नहीं करेंगे, तो बैठ के मसले हल निकालेंगे इंशाल्लाह डायलॉग के जरिए हल। वो मुसवदा देने वाले हैं, उस मुसवदे में वो मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से वो समझते हैं कि किसी भी एक शख्स की, चले चीफ जस्टिस तो छोड़िए, वो किसी भी एक शख्स को कहते हैं उसके लिए वो नहीं होना चाहिए और एक्सटेंशन उसको नहीं होना चाहिए। चलो जब आ जाते हैं मसौदा, उसके ऊपर फिर डिबेट होगी। नहीं वो तक मतलब मुसवदे में ये शिक तो आने जाएगी। आपने और मैं तो नहीं बनाना ना, जब एक फाइनल मुसवदा आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी। और मौलाना फजल रहमान नहीं मानते तो क्या होगा? मानेंगे इंशाल्लाह, वो हम जमहूरी आदमी हैं, मानते रहते। इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं? मेरे इलाके कहने से लगा। आपका जाती तौर पर कोई राब्ता है उनसे? एज सच पॉलिटिकल तो नहीं है, मिलते रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते रहते हैं। जाती जब भी हम आना जाना चाहिए, हमारे कोई दरवाजे बंद नहीं है एक दूसरे के लिए। आईनी तरमीम SCO से पहले आ रही है, SCO के बाद आ रही है? यार तो मैंने ख्वाब नहीं देखा अभी तक, मैं तो अभी पेशावर से आया हूँ। खबरें तो होंगी ना आपके पास? मैं आज रात किसी से अगर मिलूंगा, दोस्तों से, पार्टी के दोस्तों से, फिर आपको बताऊँगा। नंबर अभी मौलाना के अलावा पूरा नहीं है? देखिए कोशिश करें, अगर नंबर गेम पूरी होगी तो आईनी मुसवदा आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अली मोहम्मद खान साहब से ज़रा जानेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने आज जो दोबारा तकरीर की है उसके बाद क्या पार्टी मुतमईन हुई है, यानी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक दोबारा वजाहत की है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बार बार उन्हें वजाहत क्यों करना पड़ी है? क्या उनकी कहानी नाकाबिले यकीन है? और अगर पहली दफ़ा नाकाबिले यकीन थी तो दूसरी दफ़ा कैसे कबूल हो जाएगी?
जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुछ वाक़यात होते हैं और कुछ जो मुल्क में बड़े वाक़यात के बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं या जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं तो चाहूँगा कि हम ज़्यादा उन पर फोकस करें। एक वाक़या है, हुआ है, उन्होंने उसकी वजाहत की है। आज उन्होंने दोबारा मुनासिब समझा कि मज़ीद वजाहत करें। देखिए, जो चीज़ें गंडापुर साहब ने बताई हैं उसके गवाह तो वो खुद ही हैं, और या उनके साथ जो साथी एक या दो जो वो बता रहे हैं उनके साथ थे। जब तक उसका कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं आ जाता, कोई ऐसी चीज जिससे ये साबित हो कि जो हमारे वजीर आला साहब अर्ज कर रहे हैं वो सही नहीं है, दूसरा वर्जन सही है, तो तब तक हमें वजीर आला साहब की बात ऑन द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग बड़ी बात करते हैं कि किस तरह गए, ऊपर पहाड़ पे चढ़े, या जो उन्होंने तफसीलात बताई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे अहम चीज जो है वो ये है कि एक एहतजाज जो जनाब इमरान खान साहब की कॉल पे अमल पजीर हुआ, पूरे पाकिस्तान की कॉल थी, लेकिन जिस तरीके से अली अमीन खान ने खैबर पख्तूनख्वा से लीड किया, बड़ी मुश्किलात फेस की, तकरीबन 2 रातों से ज़्यादा वहाँ, क्योंकि वो सुबह भी अगर आप मिला लें, और उन्होंने टीयर गैसें सब ने वो फेस की, रबर बुलेट्स फेस किए, उन्होंने स्टेट ब्रुटैलिटी फेस की, रास्ते खोदे गए, खंदकें खोदी गई थी, कंटेनर्स थे, उन्होंने फाइट किया, वो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, और उसके बाद वो डी चौक तक पहुंच गए, मुजाहिरीन भी डी चौक तक पहुंचे, टारगेट डी चौक ही था। हालांकि वो वज़ीर आला क्या करना चाह रहे थे, वो अपना एक हक इस्तेमाल करना चाह रहे थे जो आईनी हक है एहतजाज का, और उसके बाद वो पीसफुली चले जाते। और ये बात आखिरी नुक्ता, और ये बात अली अमीन खान ने साबित की कि मुश्किलात उन्होंने फेस की, साथ में हजारों कारकुनान ने फेस की, इस्लामाबाद में एंटर हुए, डी चौक तक पहुंचे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, और हम पुरअमन मुंतशिर हुए। हम पुरअमन वहां से वज़ीर आला साहब जो हैं वो गए हैं केपी हाउस में। केपी हाउस में उनके साथ जो हुआ आपके सामने है। असल जो चीज थी वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने, उनके वज़ीर आला ने, हमारे कारकुनान ने ये चीज साबित की है कि इमरान खान साहब ने जब टारगेट दिया डी चौक का तो वो उन्होंने पूरा किया। आपके ख्याल में ये वजाहत उनकी पार्टी को कबूल है कि डी चौक पहुंचना था और पहुंचते ही एहतजाज खत्म हो जाना था, वहां पर बैठना या वहां मजीद रहना और मजीद हिदायत का इंतजार करना या वहां कुछ घंटे और रहना, ये कहीं पर तय ही नहीं था और ये गलत तवक्को कर रहा था जो भी कर रहा था? क्या ये इस वजाहत को ऐसे ही समझा जाए सर? नहीं, मेरे ख्याल में उस रात एहतजाज को कॉल ऑफ करना शायद वज़ीर आला साहब के इख्तियार में नहीं था। उनका काम मुजाहिरीन को वहां पहुंचाना था। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास ही था और है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात यह है कि वो जब वज़ीर आला हाउस गए हैं उसके बाद उनके साथ हुआ है, अगर वो ना हुआ होता तो हो सकता है कि डेवलपमेंट्स आपको कुछ और नजर आती, लेकिन चूंकि वहां उनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ कि वो पिक्चर्स, वो विजुअल्स कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसको खैबर पख्तूनख्वा में तादेर जो है वो याद रखी जाएंगी। यार, एक सूबे का, एक फेडरेटिंग यूनिट का, एक इकाई का एक बुनियादी ऑफिस है, एक जगह है, एक बिल्डिंग है, और उतनी ही सैक्रेड है जितनी लाहौर की जिन्ना हाउस है, और वहां उनके वजीर आला है, वो अली अमीन नहीं है, वो 4-5 करोड़ की आबादी के सूबे के मुंतखब वजीर आला है। आपने तो ये उनके साथ नहीं किया, ये तो आपने जो बेतकरीमी की है उस कौम की है जो पीछे बैठी है अटक के उस पार। और दूसरी चीज, कहते हैं कि सितम वाला है सितम, सितम वाला है सितम ये हुआ कि इंसान अगर कोई गलत काम कर ले, बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती को देख के उसकी इस्लाह कर ले या तस्लीम कर ले। अगले दिन आके आपने फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया। आपने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील तो कर दिया, लेकिन क्या वो 5 करोड़ पख्तूनों के मुंह आप सील कर सकेंगे जो इस वक्त इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? तो ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। सही है, लेकिन जैसे कि आप भी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि डी चौक पे पहुंचकर उन्हें रुकना चाहिए था और फिर अगला फैसला तो इमरान खान ने करना था, मगर वो अगला फैसला इमरान खान कैसे करते हैं? उनसे तो कोई राब्ता ही नहीं था पार्टी का। वो कैसे कन्वे करते कि हाँ आप बैठे रहो या एहतजाज खत्म कर दो? ये फैसला आखिर लीडरशिप ने ही करना था, जो कि उस बुनियाद पर जो पहले से कन्वे कर दिया गया होगा। जी, मैंने ये नहीं कहा कि उनको बैठना चाहिए था, वो तो उनका फैसला था वज़ीर आला साहब का कि वो, उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो डी चौक तक पहुंच गए। उसके बाद वो वज़ीर आला हाउस गए, उसके बाद उन्होंने वापस इधर आना था या नहीं आना था वो तो उनको
वो तो इस पे वो बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि अली अमीन खान के पास इख्तियार नहीं था एहतजाज को कैंसिल करने का, वो तो इमरान खान साहब का प्रेरोगेटिव है। और रूटीन में आप देखिए कि अगली सुबह खान साहब से उनके केसेस थे, अलगादर केस है, दूसरा उनका तोशाखाना 2 केस है, वो भी चल रहा है। तो उस दौरान पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे वकला, और वकला अब खुद ही पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं एक तरह से जमात के, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी वकील हैं, केसेस में भी हैं, वो भी जाते हैं। सलमान राजा साहब खान साहब के वकील भी हैं, अब जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वो ऑटोमेटिक था, बड़ा नेचुरल था कि कल सुबह उन्होंने जाके खान साहब से मजीद डायरेक्शन लेनी थी। उस रात का एहतजाज तो था, उस रात तो एहतजाज जो है वो ना गौर साहब ने कॉल ऑफ किया और ना अली अमीन खान ने कोई ऐसी बात की कि अब एहतजाज हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी बात की कि हम, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ना कि सर, उन्होंने ये तो कहा ना कि ये धरना नहीं था, ये बस डी चौक पहुंचना था, एहतजाज था, वो हमने कर दिया। ये तो उन्होंने कहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है शायद। धरने की कॉल तो नहीं थी, एहतजाज था और एहतजाज का टारगेट उन्होंने अचीव किया। लेकिन जो मैं बात पूरी करना चाह रहा था वो ये थी कि अगली सुबह हमारी जो लीडरशिप है उनने जाके खान साहब से मजीद हिदायत लेनी थी। लेकिन आपने देखा कि फिर खान साहब के साथ क्या किया गया कि केसेस सारे एक के बाद एक केस मौखर होता गया, तारीख बदली होती गई और अब 18 तारीख तक इमरान खान साहब से हम लोगों का हर किस्म का राब्ता जो है इन लोगों ने मुनक़ते कर दिया है। और उसके बाद ज्यादती ये की है कि अलीमा आपा और उनके साथ जो है उज़मा बीबी, जो उनकी सिस्टर हैं, खान साहब की सिस्टर हैं, उनको एक तो गिरफ्तार करना समझ में नहीं आता क्योंकि वो पीसफुली वहां खड़ी थी। और उसके बाद आपने जो कर लिया है, तो आप जो उनके रिमांड्स पे रिमांड्स दे रहे हैं, 2 दफा अब ये आज फिर रिमांड एक्सटेंड किया है, तो ये बड़ी नेगेटिव मैसेज है, ये बड़ी, क्योंकि हम तो पीसफुली आ गए। और आप मुझे बताइए, मैं 4 एग्जांपल्स आपको दूंगा और शॉर्ट संजानी के बारे में दुनिया जहान की बातें की गई जी। उससे पहले हमें रिक्वेस्ट की गई कि आप मौखिर कीजिए, अगस्त को 22 अगस्त था कि कोई इश्यूज बन सकते हैं क्योंकि उलमा कराम का एहतजाज था यहाँ पे, हमने मौखिर किया। लेकिन हमारे साथ जो किया गया 8 सितंबर को जो संजानी जलसा हमारा हुआ, जिस तरीके से हमें रोका गया, देखें एक होती है जेंटलमैन्स कमिटमेंट, हमें रिक्वेस्ट की गई, हमने अपना एहतजाज मौखिर किया, फिर उसके बाद आप पे इमरान खान साहब ने ट्रस्ट किया और आपने हमें एक जगह दी। जगह भी आपको वो नहीं देनी चाहिए, जगह आपको F9 पार्क देना चाहिए था या परेड ग्राउंड जिधर हमेशा जलसे होते हैं, आपने हमें वहां दे दिया। फिर किस चीज का डर है? देखें, या तो आप इजाजत ना दें, आपने इजाजत दे दी, फिर खंदकें खोद रहे हैं आप, कंटेनरें लगाए, उसके बावजूद दुनिया आई, हमने साबित किया जी। संजानी में पुरअमन, लाहौर में हजारों लोग लेके गए पुरअमन, उसके बाद रावलपिंडी एहतजाज, उसमें कितनी ज्यादती और शेलिंग और सब कुछ हमारे साथ किया गया, वो भी पुरअमन। और अभी ये जो हुआ है ये भी पुरअमन, सवाए उस एक वाक़े के जो हमारे भाई हैं काबिल एहतराम पुलिस वाले शाह साहब जो हैं, जो फौत हुए हैं, पुलिस अमित शाह साहब, उनका मुकदमा भी दर्ज हो गया है, सारी लीडरशिप है, सबको उसका दुख है। और वो उनके बेटे का वर्जन भी आ गया है कि उनकी सफोकेशन नहीं होनी चाहिए थी, सफोकेशन क्योंकि उनको इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, या वो जो जिन हालात में हुए, सबको उसका दुख है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। तो हमने एक बात साबित की कि हम पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं, पुरअमन एहतजाज किया। और आप ये देखिए, डी चौक में किसी ने कोई ज्यादती नहीं की, अगर हुई है तो हम लोगों के साथ, हमारे कारकुनान के साथ हुई है। सर, एक एतराज़ ये रहा है इस पूरे एपिसोड में और कि लीडरशिप कहाँ गायब रही है। कारकुन मार खाते रहे, कारकुन आज भी जेल में हैं, कारकुन जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं, लेकिन जो लीडरशिप है उन्होंने खुद को हाइड किया रखा। चलिए एमएनए सेनेटर्स पे तो उनको तो हिदायत थी, लेकिन एमपीएस नहीं आए, टिकट होल्डर्स नहीं आए, खुद इस्लामाबाद के 2 टिकट होल्डर्स गायब थे। वो तो आपने खुद ही बता दिया कि एमएनए और सेनेटर्स का तो वो इशू ही और था जी, पार्टी की तरफ से हिदायत थी। बाकी एमपी साहबान बहुत से आए भी, खासकर खैबर पख्तूनख्वा बहुत से नहीं भी आए उस दिन, हाँ उसको देखा जाएगा। और आपने एक और भी चीज नोट की होगी कि जुमे के दिन जो एहतजाज की कॉल थी, अगर जुमे के दिन हमें आने दिया जाता तो जुमे की रात ही चले भी जाते, वो तो उन्होंने रोका ना, तो वो अगले दिन तक एक्सटेंड हुआ। तो अगले दिन जब ये डी चौक तक अली अमीन खान और हमारे कारकुन पहुंचे हैं नेक्स्ट डे, तो उस दिन लाहौर मीनार पाकिस्तान में भी एहतजाज की कॉल थी, अगर आपको याद हो जी। तो बहुत सी लीडरशिप या हमारे कारकुन जो लाहौर, गुजराला या जेलम, वो जो बेल्ट है, वो उस तरफ उनकी तवज्जो मुर्तकिज हो। उसकी वजह ये थी कि एहतजाज इन लोगों की वजह से एक दिन एक्सटेंड हुआ, अदरवाइज वो सारे एक दिन पहले इधर आ जाते।
बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका मौक़िफ़ सुना है। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।